नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा ये 12 जून को होने वाली है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम डेट आपका जो है 12 जून है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तब आपकी जो परीक्षा है ये 5 जून को होनी है। तो जून के महीने में दोनों ही परीक्षाएँ हो जाएंगी। और सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस 2022 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीसीएस की परीक्षा होती है इसमें जो पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आपको प्री की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है और जो लोग प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेंस परीक्षा और इंटरव्यू में उन्हें शामिल होना पड़ता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्री की परीक्षा होती है इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर जो होते हैं ये 200-200 अंक के होते हैं। जो पहला पेपर होगा पेपर 1, ये जीएस का होता है, 200 मार्क होता है, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है कितनी, 1/3 होती है और आपको जो है इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो यह सीसैट का पेपर होता है और ये भी 200 अंकों का ही होता है। कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का पेपर होता है। लेकिन जो पेपर 2 होता है यह मात्र क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें आपको कम से कम 33% मार्क लेकर आना है। तो आउट ऑफ 66 मार्क अगर आप लेकर आएंगे तभी पेपर 1 के आधार पर आपकी जो मेरिट होती है ये तैयार की जाती है। यानी कि पेपर 2 को क्वालिफाई करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस जो वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। पहला वीडियो जो था वो प्री का पूरा सिलेबस कवर करता है, दूसरा वीडियो मेंस का पूरा सिलेबस और इंटरव्यू क्राइटेरिया को कवर करता है। दोनों ही वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर क्लिक करके एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और देखिए यूपी पीसीएस में अब जो प्रश्न आते हैं यूपीएससी के लेवल के आते हैं, तो आपको नियमित तैयारी करनी है और इस चैनल पर आपकी नियमित तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल टू द पॉइंट और उन्हीं प्रश्नों के साथ जिस लेवल के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है कि कौन कौन से विकल्प इसमें सही हैं, गेस करिए। और अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, तब आपका जो जवाब है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो चारों आश्रम का विवरण है वो जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है, जाबालोपनिषद में मिलता है। और ये जो 4 आश्रम थे ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की स्थापना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। और शतपथ ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर होगा जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से सही जवाब ऑप्शन सी हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखा में किया गया? आप जानते हैं हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो इनका जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स वो चतुर्थ संगीति के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और जो चतुर्थ संगीति हुई ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका आयोजन कुंडलवल कश्मीर में किया गया था। अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं संख्या में 4 हैं और इनमें से कोई न कोई प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी की परीक्षाओं में आता रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो पहली संगीत हुई थी यह कहाँ पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगीर में, जो कि बिहार में वर्तमान में है। और समय था 483 ईसा पूर्व का। अजात शत्रु का शासनकाल था। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसमें क्या कार्य हुआ था? बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, मतलब पहली संगीत के 100 वर्ष के बाद काला शोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा?
और जो अध्यक्षता थी फ्रेंड्स वो की गई थी साब कमीर के द्वारा। भिक्षुओं में मतभेद के कारण अस्थाविर और महासंघिक में विभाजन हुआ। इसके बाद तीसरी संगीति आती है जिसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में 250 ईसा पूर्व में। शासन अशोक का था। मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा अध्यक्षता की गई। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगीत के अंतर्गत। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई कुंडलवन में आयोजित हुई कश्मीर में 72 ईस्वी में। कनिष्क का शासनकाल था। वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध संघ का हीनयान और महायान में विभाजन किया गया। तो इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? प्लूटार्क, एप्पियानस, जस्टिन और एथिनियस। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था और पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। साथ ही मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इसका जो वर्णन है वो एप्पियानस ने किया है अपनी किताब में। सही जवाब ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, चंदड़ो रावी नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। तो कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है जो कि यहाँ पर बताया गया है? सही जवाब है ऑप्शन या फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि चन्हुदड़ो। देखिए फ्रेंड्स चन्हुदड़ो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये जो नदी है ये नीले कलर में आप देख रहे हैं ना, ये नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है चन्हुदड़ो और ये जो पूरा ग्रीन में आप देख रहे हैं ये पूरी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर आप हड़प्पा को देख सकते हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है और ये लोथल है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है ना इससे इसके दक्षिण में नीचे आने पर आपको लगभग 100 किलोमीटर एग्जैक्टली 80 मील दूर दक्षिण में ये चन्हुदड़ो जो है ये स्थित है और इस स्थल की खोज MG मजुमदार के द्वारा की गई थी। यहीं से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें मनके, सीप आदि के साक्ष्य चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत जो वर्तमान में है और ये रहा पाकिस्तान। तो अब वर्तमान में जितने भी स्थल हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के ज़्यादातर वो पाकिस्तान में ही आते हैं। तो इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से समझते हैं तो जो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और फैक्ट लंबे समय तक याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था? वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश की स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। कब की गई थी? 275 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त कब से कब तक रहा शासक? तो 330 से लेकर 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण किस मंदिर में मिलता है? तो शिखर का जो पहला उदाहरण है मिल जाएगा आपको देवगढ़ में दशावतार मंदिर में। विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में बने हैं। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में आता है कि गुप्तकालीन मंदिर जो हैं वो किस शैली में हैं, तो नागर शैली में बने हुए हैं। गुप्त काल का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का जो पहला उदाहरण है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है और यह मंदिर गुप्त काल का बना हुआ है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र की टीका क्या है? अब सबसे पहले बात करते हैं टीका होती क्या है। टीका का मतलब आप समझ सकते हैं व्याख्या से। ठीक है, और जो टीका लिखी गई है वो है प्रबंध चिंतामणि। एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरुतुंग। मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि जो कि अर्थशास्त्र की एक व्याख्या है, टीका है। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम किससे हारा
और बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी भारत में सबसे पहले आ रहा था किससे? भीमदूती से। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और 1178 में गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीमदूती ने गोरी को हराकर बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में कूटनीतिक कारणों से उसे छोड़ दिया गया और यह गोरी की भारत में पहली पराजय भी मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें दिल्ली का शासक था कौन? इल्तुतमिश, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। 1221 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी, ये राजकुमार था कहाँ का? ख्वारिज्म का, उसका पीछा करते हुए भारत आई थी। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण नहीं दी और इस तरह इल्तुतमिश ने युद्ध को टाल दिया था। ठीक है, तो ये 1221 की बात है, याद रखना। उस समय भारत में किसका शासन था? इल्तुतमिश का, जब चंगेज खान का पहला आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सूची में किन विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा विकल्प होगा? सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि सभी 1, 2, 3 और 4 दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सही जवाब ऑप्शन ए है। और दीवाने खैरात ये गरीब जो विधवाएं होती थी, महिलाएं, उनको आर्थिक मदद और गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी की सहायता के लिए बनाया गया था दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान जो था ये दासों की देखभाल के लिए था और दारुल सफ़ा ये निःशुल्क चिकित्सा के लिए था। रोजगार कार्यालय का मतलब था कि रोजगार उपलब्ध करवाना। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया था? बताओ। रज्जो, दरिया साहब, शंकरदेव और रविदास। सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि शंकरदेव। तो देखो फ्रेंड्स, शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था और शंकरदेव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति प्रथा के भी वो विरोधी थे। वे अकेले ऐसे भक्त हैं जो कि कृष्ण मार्गी संत हैं, वो कृष्ण की भक्ति करते थे और मूर्ति के रूप में, लेकिन कृष्ण की पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। अकेले ऐसे संत हैं जो कि कृष्ण के भक्त हैं लेकिन मूर्ति के रूप में कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। और एक किताब उन्होंने लिखी थी भक्ति रत्नाकर। तो ये किताब जो है लिखी गई है शंकरदेव के द्वारा और भक्ति रत्नाकर जो है ये संस्कृत भाषा की किताब है। निम्न में अकबर कालीन घटनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर के समय ये घटनाएं घटी, लेकिन एक का जो टाइम है वो गलत दिया गया है। इबादत खाने का निर्माण 1578, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571, दसाला प्रणाली लागू की गई 1582 और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई 1575 में। सही जवाब ऑप्शन ए है, इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था। ठीक है, अकबर ने दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाई थी। कब? 1575 में। और इबादत खाना के माध्यम से अकबर इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए शुरुआत में उसने केवल जो इस्लामिक धर्म वाले थे सिर्फ उन्हीं को बुलाया, उन्हीं धर्मगुरुओं को, लेकिन बाद में अन्य धर्मों के जो विद्वान थे उनके लिए भी इबादत खाने को खोल दिया गया था और ये घटना 1578 की है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था? 1575 में। ठीक है, 1575। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ को बनवाया है? कीर्ति स्तंभ कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद शाह को पराजित कर 1448 में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। और इन्होंने एक टीका भी लिखी है, जयदेव की किताब है कृति गोविंद देव। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। इसकी जो व्याख्या लिखी गई है, टीका, वो लिखी गई है राणा कुंभा के द्वारा। इसको भी आप याद रखना। निम्नलिखित में किस स्थल से मध्य पाषाण काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, रेनीगुंटा, दमदमा और महदहा। सही जवाब आपको पता ही है, ऑप्शन ए है, यानी कि भीमबेटका। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट रायसेन जिले में आपको मिलेगा। इस गुफा में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं और इन चित्रों में पशु, पक्षी और मानव सभी के चित्र आपको दिखाई देते हैं।
कौन भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं? सूत्र, उपनिषद, आर्यक या ब्राह्मण ग्रंथ? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। उपनिषद जो हैं ये भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं, और उपनिषद जो है ना ये आर्यकों के पूरक हैं और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषदों की जो रचना हुई यह उत्तर वैदिक काल में हुई है, यह भी आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो वार्तालाप है वो मिलेगा आपको कहाँ पर? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों किसने लिखा है, कई बार एग्जाम में आता है, तो याद रखना कि मिलिंद पन्नों नागसेन के द्वारा लिखी गई है, और मिलिंद पन्नों की जो भाषा है वो पाली है। निम्नलिखित में किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है कुरल को, ऑप्शन ए। तो कुरल को जो है तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भीतरगांव का मंदिर खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है, विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में है। सभी प्रश्न आपके लिए, बताओ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भीतरगांव का मंदिर ये खजुराहो में नहीं है, ये आपको मिलेगा यूपी में। बताओ यूपी में कहाँ मिलेगा? तो यूपी में मिलेगा ये आपको कानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गेस कर लो, क्योंकि अभी भी मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया भी है। तो जिले इलाही की उपाधि धारण की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, सही है। रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ये भी सही है। दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा का प्रचलन किया गया, मतलब सिजदा मतलब सर झुकाना, पायबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये प्रथा शुरू की गई थी बलबन के द्वारा। और इसी के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में आया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी ना कि 1221 में आया था चंगेज खां, तब इल्तुतमिश था, यानी कि यही हमारा जवाब है। तो यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल में दक्षिण के राज्य थे उनको सल्तनत में मिलाना स्टार्ट किया गया? तो सही जवाब इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। हालांकि आक्रमण तो पहले शुरू हो गए थे। दक्षिण के राज्यों पर जो पहला आक्रमण हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन का चाचा था, बाद में जलालुद्दीन की हत्या भी कर दी गई थी अलाउद्दीन के द्वारा ही। तो देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में पहला आक्रमण किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूपी पीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा, और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य परीक्षा की लैकेज, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी में, उसमें भी स्ट्रेटेजी की आता है, और यूजीसी नेट में भी आता है, साथ ही साथ रेलवे या फिर यूपीएसआई, तो सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कोई भी परीक्षा हो, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसके बाद रेगुलर इसके वीडियोज आप वॉच करिए। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और रेगुलर ये सीरीज अब चलती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। आपके जो डाउट्स हैं नीचे कमेंट करिएगा, और आपको जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा, यानी कि डाउट क्लियरेंस सेशन भी चलाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।